गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th क्लास से संबंधित नई क्लास हो सके, जिसमें एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित नई प्रकार की क्लास को आप देख सकते। और इसी के साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में एडमिशन ओपन है और जिन बच्चों ने 10th क्लास उत्तीर्ण कर ली है और इच्छुक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन गायत्री स्कूल सांचौर आकर के करवा सकते हैं। ओके, अपना टॉपिक चल रहा था साइटोलॉजी, जिसमें डिस्कशन कर रहे थे अपन अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि रहती है और ये दो प्रकार का होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों में केंद्रक का विभाजन होता है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार केंद्रक का विभाजन और 1 बार कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो होता है। तो अपन ने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट डिस्कशन किया, तब उसमें सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट की 5 प्रावस्थाएं पढ़ी, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद प्रावस्था प्रवेशित हो जाती है मेटाफेज सेकंड फर्स्ट में, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट के पश्चात कोशिका है वो प्रवेशित होती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब जो 2 ये अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, इन 2 अर्धसूत्री विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है इसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस, यानी कि टीलोफेज फर्स्ट। अब टीलोफेज फर्स्ट है वो प्रवेशित होगी प्रोफेज सेकंड। तो टीलोफेज फर्स्ट से प्रोफेज सेकंड में प्रवेशित होते समय इसके बीच में थोड़ा कोशिका के बीच में गैप रहता है, इस गैप को कहते हैं इंटरकाइनेसिस या अंतरावस्था। और उनके बाद वो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड के माध्यम से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 1, 2, 3 और 4। और इन 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण 2 बार कैरियोकाइनेसिस और 1 बार साइटोकाइनेसिस के दौरान होता है। लेकिन पादप कोशिका के संदर्भ में कभी कभी ये साइटोकाइनेसिस भी 2 बार हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं प्रोफेज सेकंड में क्या होता है। पहले बात करते हैं मियोसिस सेकंड की, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ये एक प्रकार से समसूत्री विभाजन का ही रूप है। इसमें प्रवेशित होने वाली कोशिका अगुणित हो चुकी होती है, लेकिन इसमें जो डीएनए है उसकी मात्रा दुगुनी है। प्रोफेज फर्स्ट टीलोफेज प्रथम में गुणसूत्रों का जो आंशिक अकुंडलन हुआ रहता है वह पुनः कुंडलन हो जाने के कारण गुणसूत्र और भी अधिक संघनित हो जाते हैं और इस अवस्था के अंत में केंद्रिक एवं केंद्रक कला का विघटन हो जाता है, यानी कि केंद्रक और केंद्रिका
धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और स्पिंडल एपैरेटस तरकु तंतुओं का निर्माण है वो होना शुरू होता है। ये कब की बात कर रहे हैं अपन? टीलोफेज फर्स्ट पूरी हो जाती है, यानी कि टीलोफेज में जो आंशिक गुणसूत्रों का अकुंडलन हुआ है अब ये प्रवेशित होंगे प्रोफेज सेकंड में। जैसे ही प्रोफेज सेकंड में ये प्रवेशित होने को होगा, इस अवस्था के अंत तक इसमें केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली और केंद्र के अंदर पाई जाने वाली केंद्रिक धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। अब कोशिका प्रवेशित होगी मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड की इम्पोर्टेंट विशेषता थी कि इसमें जो गुणसूत्र है वो एक मध्य पटलिका पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो होता है मेटाफेज अवस्था। यहाँ पर यानी कि मेटाफेज सेकंड में केंद्रक कला यानी कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक दोनों ही नहीं पाए जाते हैं और इसमें सभी गुणसूत्र बिंदु से एक मध्यवर्ती पटलिका मेटाफेजिक प्लेट पर है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर तरकु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इससे संतति क्रोमेटिड्स की काइनेटिक कोर से ये जुड़ा रहता है। एक शब्द आया काइनेटिक कोर। काइनेटिक कोर वह संरचना है जहां से गुणसूत्र बिंदु तरकु तंतुओं से जुड़ा हुआ है। तरकु तंतु प्लस गुणसूत्र बिंदु प्लस प्राथमिक केंद्रकीय कोशिका, ये तीनों मिलकर के काइनेटिक कोर का निर्माण करते हैं। एनाफेज सेकेंड, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु लंबवत होकर के दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटिड्स एक ध्रुव की ओर, दूसरा क्रोमेटिड्स दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। यानी कि एनाफेज सेकेंड की विशेषता कि क्रोमेटिड्स है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। इस अवस्था का काल क्रोमेटिड्स के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के साथ ही पूरा हो जाता है। उसके बाद टीलोफेज सेकेंड, ये टीलोफेज सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में क्रोमेटिड्स के दोनों समूह, जिसमें पुनः केंद्रक कला धीरे धीरे बननी शुरू होती है, क्रोमेटिड्स अकुंडलित होने लगते हैं। केंद्रिक का पुनः जागरण, पुनः निर्माण होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन के पश्चात 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, जिसमें 2 बार कैरियोकाइनेसिस अभी पढ़ा अपने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, तो ये अभी केंद्र का विभाजन चल रहा है। जैसे ही केंद्र का विभाजन पहला और केंद्र का विभाजन दूसरा हो जाता है, तत्पश्चात स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। और कोशिका द्रव्य के विभाजन के फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और वह चारों की चारों संतति कोशिकाएं अगुणित अवस्था में होती है।
जिसमें धीरे धीरे केंद्रक कला और केंद्रिक वगैरह सभी बननी शुरू हो जाती है। तो ये था अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इंपॉर्टेंस ऑफ द मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? तो इसमें आपने पढ़ा होगा युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। अब लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक बनते हैं तो इस युग्मकों का निर्माण इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में इस प्रक्रिया से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कायिक गुणसूत्र की संख्या में आधी होती है। जिस प्रकार से एक मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो एक गुणसूत्र नर से आता है, एक मादा से आता है, जिसमें कितने आते हैं 23। तो यानी कि 23 नर से और 23 ही मादा से आकर के 46 हुए, 2n बने, तो ये 46 बने। तो जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो 46 हैं उनके आधे हो जाएंगे 23, और जिसके दौरान एक नर युग्मक बनेगा और एक मादा युग्मक बनेगा। तो इस प्रकार इन युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता प्राणियों में तो ये युग्मक बनने स्वाभाविक नहीं हो पाते, जिसके कारण नई संतति का निर्माण भी संभव नहीं होता। अगुणित नर व मादा युग्मकों के निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसमें लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है, विसंयोजन होता है और जीन विनिमय द्वारा आनुवंशिक विविधता की उत्पत्ति होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय कहाँ पर होता है? अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिक उपपरावस्था में जीनों का ओवरलैपिंग होता है, जीन आपस में क्रॉस कर जाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के लक्षण हैं एक दूसरे प्राणी में चले जाते हैं। और जीनों की ओवरलैपिंग, जीनों की ओवर क्रॉसिंग होने के कारण जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होने का कारण अर्धसूत्री विभाजन। तो जैसे ही वेरिएशन विविधता उत्पन्न होगी तो इवोल्यूशन, उद्विकास की प्रक्रिया को हम सफलतापूर्वक समझ पाएंगे। अन्यथा सभी एक जैसे प्राणी होंगे तो उद्विकास जीवों का कैसे हुआ, उनका समझने में हमें सहायता नहीं मिल सकी। तो इस प्रकार से जीन विनिमय का होना और जीवों में विविधता का आना, ये उद्विकास का द्योतक माना जाता है, जो कि उद्विकास का प्रमुख तत्व होता है। तो ये था समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और इसकी इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। पहले समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जननी कोशिकाओं में होता है, यानी कि युग्मक मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका इत्यादि का निर्माण। समसूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन है वो अगुणित कोशिकाओं में नहीं होता, केवल और केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होगा
तभी तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह पाएगी। दूसरा, समसूत्री विभाजन में एक ही बार कैरियोकाइनेसिस, एक ही बार साइटोकाइनेसिस होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार कैरियोकाइनेसिस, एक बार साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। समसूत्री विभाजन में डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की प्रति संख्या में बढ़ोतरी है वो इंटरफेज में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए की प्रतिकृति की मात्रा है वो केवल और केवल अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से पहले जो अंतरावस्था आती है वहीं पर होती है। समसूत्री विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है। और वो अभी बताया आपको प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिक अवस्था में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था मेटाफेज के गुणसूत्र एक तल में अव्यवस्थित रहते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज प्रथम में ये गुणसूत्र दोनों तल की ओर व्यवस्थित रहते हैं। ये था समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, उसका महत्व और इन दोनों में अंतर। आगे अपन डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म पादप। एंजियोस्पर्म पादपों के बारे में है वो अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।